आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 1 जिसका नाम फिजिबिलिटी टेस्टिंग एंड प्लान फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद सफला ख़ान हूँ और हमारे इसके कोर्स कोड का नाम 8617 है और ये बीएड का कोर्स है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यूनिट। तो वो क्या है इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स? नंबर 1 पे क्या है, डिफाइन द प्लान ऑफ फिजिबिलिटी टेस्टिंग विद इन द एजुकेशनल प्लानिंग प्रोसेस। नंबर 2 पे हमारे पास है जस्टिफाई द नीड फॉर फिजिबिलिटी टेस्टिंग। नंबर 3 पे हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन external and internal aspects of plan feasibility giving concrete example of both। फिर हमारे पास नंबर 4 पे है आउटलाइन suitable procedures whereby the public gets involved in the task of feasibility testing। आगे नंबर 5 हमारे पास है understanding the practical use of the educational plan documents। आगे हमारे पास है जी नंबर 6 पे रिकॉग्नाइज द नीड टू मेक द एजुकेशन प्लान डॉक्यूमेंट सेल्फ कंटेंड। नंबर 7 पे हमारे पास है टू चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर एजुकेशनल प्लान एंड द मेथड ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। आगे हमारे पास नंबर 8 पे टू यूज graphical aids and statistical summary to enhance the communicational efficiencies of educational plans। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है प्लान ऑफ फिजिबिलिटी टेस्टिंग इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे सारे 1.1 इसमें क्या है द कंसेप्ट ऑफ फिजिबिलिटी। तो स्टूडेंट समझते हैं ये क्या है। द प्लानिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन सी वो स्टेप्स हैं देखते हैं। नंबर 1 क्या है, कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा विद रिगार्ड टू सर्टन फिनोमिना, यानी कि कलेक्ट करना है डाटा को और एक सर्टन प्रोसेसर से गुजारना है डाटा को रिगार्डिंग फिनोमिना जिसके तहत वो जिस टॉपिक के तहत वो पूछा गया। आगे हमारे पास है नंबर 2 पे डायग्नोसिस ऑफ सिचुएशन। डायग्नोज करने सिचुएशन यानी कि सिचुएशन के हिसाब से देखना है। आगे नंबर 3 पे हमारे पास है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इन द लाइट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ सिचुएशन, यानी कि फॉर्मुलेट करने हमने फार्मूला बनाना है जिसके तहत हमने पॉलिसी इख्तियार करनी है जिसकी लाइट पे हम जो है अपना जो है ये टेस्ट करेंगे। आगे हमारे पास है नंबर 4 असेसमेंट ऑफ future needs in terms of materials and manpower etc to implement the policy as per 3 above। यानी कि जो हमने 3 में ऊपर देखा था वही उसकी कंटिन्यूटी यहाँ आ रही कि हमने जो असेसमेंट करनी है फ्यूचर में आने वाली मटेरियल को हासिल करनी, जैसे मैन पावर लोग हमें कितने चाहिए अपने प्लान को करने के लिए, तो ये इसके अंदर है। आगे है नंबर 5 पे कॉस्टिंग ऑफ फ्यूचर नीड्स एज आर डिटरमिन्ड इन नंबर 4 अबव। ये कॉस्टिंग हमने अपनी यानी कि कितने पैसे लगने फ्यूचर में हमें लगेंगे उसकी नीड्स को भी हमने असेस करना है। आगे क्या है उसके बाद आगे हमारे पास आ रहा है टारगेट सेटिंग, दैट इज फिक्सिंग अ टाइम पॉइंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, यानी कि टारगेट सेटिंग हमने कौन सी अपने लिए की है कि फिक्स करना टाइम को पॉइंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, जिससे हम अपना अचीव कर सकें अपने मकसद को। आगे हमारे पास है जी टेस्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ प्लान। हमने टेस्ट करना है कि क्या हमारा टेस्ट फिजिबल है भी कि नहीं है, प्लान के मुताबिक चल भी रहा है कि नहीं। आगे क्या हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस एंड फीडबैक गेन थ्रू फिजिबल टेस्टिंग। आगे के फॉर्मुलेशन हमने करना है प्लान को किसके लाइट में, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में जानना है और उसके फीडबैक को भी हमने लेना है कि फिजिबल ये टेस्टिंग है कि भी नहीं है। आगे क्या प्लान इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशंस जो है ये इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग हमारी होती भी कि नहीं होती, हमने प्लान इवेल्यूएशन, प्लान की इवेल्यूएशन भी करनी है हमने कि ये मौजूदा जगह पे या मौजूदा हालात इस तरह के हैं कि वैल्यूएट इसको करना है कि हो भी सकता नहीं हो सकता। आगे क्या है रिवीजन एंड री प्लानिंग, रिवीजन भी करनी है उसको री प्लान भी करना हो सकता है कि वक्तन फ़वक्तन पॉलिटिक्स में कोई चेंज आ गई हो या फिर जो है कि इन्वायरमेंटल चेंज आ गई हो तो उसकी वजह से हमें री प्लानिंग भी अपनी करनी पड़ जाए या फाइनेंशियल कोई जो है हमें नुकसान हुआ वो। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं 1.2 पे, ये है द नीड फॉर फिजिबिलिटी टेस्टिंग। इसमें क्या है द कंसाइज
Oxford Dictionary define feasible as prescribed, possible, manageable, servable, and plausible. It is obvious that any educational plan should possess all these प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक जो फिजिबिलिटी है उसके कई सारे मतलब है। एक तो पार्टिसिपल है यानी कि पार्टिसिपेट करना, पॉसिबल है होना, मैनेजेबल है कि मैनेज करना, सर्विसेबल है सर्विस उसकी होनी, और प्लूसिबल है कि हो सकता है नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो है इसी एक ही के मतलब में आती हैं। आगे द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेंट बिटवीन एजुकेशन एंड द वर्ल्ड अराउंड इट आर टू न्यूमरस टू परमिट द काइंड ऑफ precise planning that is possible with the closed system we encountered in the natural science, and in this way we are fortunate depend the headache it cause the planners। यानी कि ये जो चीज़ है एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अगर हम देखें वर्ल्ड में तो ये इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा काइंड्स हैं, और प्लानिंग की और पॉसिबल है भी नहीं। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है यानी कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप और इसकी कि आपका प्लान करना क्या चाहते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं। ये जी 1.3 ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लान फिजिबिलिटी। अब इसमें क्या है, द क्वेश्चन दैट वी मस्ट एग्जामिन व्हेन टेस्टिंग अ प्लान फॉर इट्स फिजिबिलिटी फॉल इनटू द टू ब्रॉड कैटेगरी। जब हमने एक्सटर्नल और इंटरनल करनी फिजिबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए तो इसकी टू कैटेगरीज में आ रही है। सबसे पहले क्या आ रही है, वन ऑन द, ये आ रहा है नंबर 1, ऑन द वन हैंड one would examine the interface between the educational system and its environment। हमें एजुकेशनल सिस्टम को और उसके environment को समझना चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है on the other hand an educational plan may in itself contain a number of inconsistencies and bottleneck that went undetected at the target setting stage। यानी कि जो बॉटल नेक है यानी कि स्टार्ट में ही जो चीज़ है हमें उसको न्यूमरस तरीके से देखना चाहिए, और जो है हमें एजुकेशन प्लानिंग के हिसाब से उसे प्लान करना चाहिए, और अनडिटेक्ट नहीं करना चाहिए अपने टारगेट्स को, उसको पहली स्टार्टिंग स्टेजेस से। फिर आगे इवन इफ़ देयर इज़ नो एडवर्स फीडबैक रिएक्शन फ्रॉम आउटसाइड देयर इनकन्सिस्टेंसीज विद इन अ प्लान कैन कॉज सेवरल फेलियर्स। अगर हमने ये सब ना किया तो हमें बहुत सारे फेलियर्स का भी सामना हो सकता है कि हमें आउटसाइड इस तरह से ना अगर हम इनकन्सिस्टेंट रहे और कंसिस्टेंट ना रहे तो हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स 1.4 पे। ये कि फिजिबिलिटी टेस्टिंग सिमुलेटेड प्री रन ऑफ द प्लान। इसमें क्या है, वी हैव now understand the need of feasibility testing and have illustrate some of the more common feasibility problems, distinguish between internal and external aspects of plan feasibility। यानी कि हमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो है प्लान करना पड़ेगा फिजिबिलिटी का जब हम कोई काम करने जाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आगे है वेयर इन द एजुकेशनल प्लान प्रोसेस the task of feasibility test has its plan should also be clear। यानी कि जो टास्क और प्रोसेस एजुकेशन प्लान करने की वो भी हमें क्लियर होना चाहिए। फिर टारगेट सेटिंग स्टेज यानी कि टारगेट सेटिंग स्टेजेस के अंदर फिर बट बिफोर प्रोसीडिंग टू अ मोर डिटेल्ड प्लान फॉर्मुलेशन दैट अ प्लान मस्ट बी टेस्टेड फॉर फिजिबिलिटी। यानी कि जो हमारा प्लान का जो टेस्ट है वो फॉर्मुलेट हो फिजिबिलिटी के हिसाब से। आगे फिजिबिलिटी टेस्टिंग through public hearing is important task of opening up the educational plan process indeed if the public gets involved। अब इसमें क्या फिजिबिलिटी टेस्टिंग थ्रू पब्लिक की हेयरिंग को भी हमने सुनना पड़ेगा और उनकी ओपनिंग अप के वो क्या उनकी राय है उनको समझना पड़ेगा, और फिर हमें समझ के जो है इन्वॉल्वमेंट लेके फिर हमें अपना फैसला करना है और प्लानिंग प्रोसेस करनी है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशनल प्रोसेस प्लानिंग प्रोसेस के हिसाब से। आगे इन एजुकेशनल प्लानिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मैनी impartialable or unacceptable proposals would have been screened out by time the plan is testing for feasibility। यानी कि एजुकेशन प्लानिंग के हिसाब से जो हमारा
स्टार्ट से ही में लेना पड़ेगा और हमें और कोई भी ऐसी चीज़ जो रुकावट है उसको हमें उसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना और हमने बार बार स्क्रीन उसका टेस्ट करना है और उसके बाद टाइम और के साथ जो हमें अपने प्लान को और ज़्यादा मजबूत करना है और उस टेस्ट को जो है करना है। आगे है नंबर 2 फॉर्मुलेशन ऑफ द एजुकेशनल प्लान। एजुकेशन प्लान ये क्या है? द कंसेप्ट वी हैव सो फार डिस्कस्ड एंड द टेक्निक्स studies should ultimately help us in gaining skills for the crucial function of formulation and educational plan। यानी क्रूशल हालात के लिहाज से हमें जो है अपना कंसेप्ट है और अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है ताकि हम जो है अपने एजुकेशन प्लान को फॉर्मुलेट कर पाए। आगे है दिस इज़ अ crucial function because it represent the local presentation of all the analysis, the thinking, the evaluation of problems and choice among alternative solutions which the policy makers, planners, administrators and their adversaries have been engaged in months और इवन years। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लान बनाना होता है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जो हो जाता है वो ये होती है कि आपके एडवर्सेस यानी कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो भी प्लानिंग कर रहे होते हैं आपको शिकस्त देने, उनके पास भी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस होते हैं और आपकी पॉलिसी इस तरह की रहती है कि आपके जो सोल्यूशन उनसे अलग हो और आप अपने एडवर्सरीज को यानी कि अपने कंपेटिटर्स को जो है वो जो है उनको जो है हरा सके और अपना आपका एक अलग किस्म के लिए यानी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमेशा तैयार होना चाहिए। तभी आप जो है और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके अंदर बड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तभी जो है आपको एडवर्सरी से बचने के लिए। आगे these brief documents called the educational plan has also to set out the principle, argument, constraints, strategies and policies as well as the basic results फॉर मेजर पॉलिसी डिसीजंस। यानी कि ये जो बेनिफिट आपको डॉक्यूमेंट करता है एजुकेशन प्लान बनाने के लिए और प्रिंसिपली जो है आर्ग्यूमेंट भी इसमें होता है, कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं, कुछ चीज़ें भी होती हैं, स्ट्रेटजीज भी होती है, पॉलिसी एज वेल एज बेसिक रीजंस भी होती हैं फॉर मेजर पॉलिसी डिसीजन। यानी कि फिर पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है, फिर आपके ये मिलजुल के सारा काम होता है तब प्लान होता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे 2.1 पे आते हैं ब्रीविटी एंड क्लैरिटी। इसमें क्या है? द मेजर स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस ही वुड हैव क्या है? कलेक्टेड एंड प्रोसीड द डाटा, यानी कलेक्ट करे और प्रोसीड करे डाटा को, फिर डायग्नोज एंड प्रेजेंट सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, आइडेंटिफाई करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फिर असिस्ट द पॉलिसी मेकर्स in the formulation of the policy and obtain the necessary policy direction from the appropriate authority। यानी कि पॉलिसी मेकर जो है वो फॉर्मुलेट करे पॉलिसी को और ऑब्टेन करे नेसेसरी पॉलिसी डायरेक्टेड फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से उनको डायरेक्शन उनसे दी जाए। आगे के असिस्टेड the future needs to accomplish the set objectives according to the प्रिस्क्राइब प्लान। यानी कि प्रिस्क्राइब प्लान के मुताबिक जो है अपने अपने प्लान को अकम्प्लिश करना है, ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है। आगे क्या है? कॉस्टेड द नीड एंड कंपेयर्ड विद प्रोबल रिसोर्स अवेलेबिलिटी। यानी कि कॉस्टेड करना है, नीड्स के सारे कंपेयर करना है, अपनी रिसोर्स की एबिलिटी के लिहाज से अपने ये कॉस्टिंग करनी है। आगे क्या है? मेड द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन नीडेड टू बी फुलफिल टू मैच विद रिसोर्सेज। यानी कि मैच रिसोर्सेज के यहाँ से आपने एडजस्ट करना है एंड सेट द टारगेट फॉर प्लान पीरियड एंड और सेट प्लान की प्लानिंग के हिसाब से अपने टारगेट भी अपने पीरियड के हिसाब से अपने टारगेट भी सेट करते जाने। आगे के टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड द फिजिबिलिटी ऑफ टारगेट्स एंड मेड द फाइनल चॉइस। और अपनी फिजिबिलिटी की भी देखनी और अपनी कंसिस्टेंसी टेस्टिंग की देखनी ताकि आप अपनी जो टारगेट है आपकी फाइनल मेड चॉइस है उसको आप चुन सकें आखिर में। तो आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये है 2.2, ये है सेल्फ कंसिस्टेंट कॉम्प्रीहेंसिवनेस। इसमें क्या है? एज इम्पॉर्टेंट एज ब्रेविटी एंड क्लैरिटी इज द नीड टू मेक द प्लान डॉक्यूमेंट सेल्फ कंटेंटेड। यानी कि सेल्फ कंटेंटेड आपने उन्हें अपने प्लान को बनाते हुए डॉक्यूमेंट को जब आप अमली जामा बना रहे हो एंड कॉम्प्रीहेंसिव और उसको कॉम्प्रीहेंसिव भी बनाना है यानी कि क्लियर होना चाहिए।
आगे अ प्लान must stand by itself and the self-explanatory in the sense that the reader, इतना आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि कोई भी रीडर से रीड करे तो उससे वो समझ आ सके, उसको मुश्किल ना हो जाए, उसके आसान लैंग्वेज में वो हो. Where he read it for purpose of signify approval or the information or to obtain, यानी कि इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि जो पढ़ने वाले वो उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन भी कर पाए और अप्रूव भी कर पाए. फिर है डायरेक्टिव्स फॉर एक्शन शुड बी एबल टू गेट ऑल साइलेंट इंफॉर्मेशन विद हैविंग टू गो एल्सवेयर, यानी कि उसमें जो है सारे जो है वो इस तरह के ना हो कि जो आपकी कहीं और जो है आपकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो सके. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है 2.3, ये है जी कंसिस्टेंस कंटेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन. ये क्या है? जनरल लोकल एरिया जोग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मेजर जोग्राफिकल फीचर्स. इसमें ये जो इसमें क्या आता है, आपके लोकल एरिया भी आ सकते हैं, जोग्राफी आ सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स भी आ सकते हैं और मेजर जोग्राफिक फीचर्स भी आ सकते हैं. यानी कि ये सिर्फ एक शहर के लिए नहीं है, ये एक गांव के लिए नहीं है, ये मुख्तलिफ शहरों के लिए भी है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए और ये मेजर जोग्राफी यानी मुख्तलिफ खित्तों के हिसाब से भी इसके फीचर्स हैं. फिर क्या है? मेन historical events as relevant to develop of education or affection the current socio-political वैल्यू सिस्टम, ये करंट और सोशल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से जो है इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो होती है वो होती है, फिर इफेक्ट होती है. आगे क्या? नंबर 3 पॉपुलेशन. पॉपुलेशन वाइटल स्टैटिस्टिकल अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड authentic legislative distribution if relevant to education demographic basic identify for consistent in the plan. यानी कि पॉपुलेशन को देखना, हमने वाइटल स्टैटिस्टिक्स को भी देखना है, अर्बनाइजेशन भी, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर इसके बाद सबसे रेलिवेंट चीज़ एजुकेशन को देखना है. डेमोग्राफी के हिसाब से कितने स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां, जो उनको अपने स्कूल में एडमिशन लेना है और उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका लिए एक खास प्लान बनाना है ताकि वो आपकी स्कूल में एडमिशन ले सकें. आगे क्या है? नंबर 4 में मेन फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी. नेशनल अकाउंट NBNP GDP NI, यानी कि ये जो मेन फीचर है किसी भी मुल्क के GDP इकोनॉमी को देखने के लिए वो तीन है. वो क्या होती है? किसी भी मुल्क की BNP होती है, फिर GDP होती है, NI होती है ग्रोथ रेट, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिकली एक्टिव. इसमें देखते हैं कि कितने लोग इकोनॉमिकली एक्टिव, कितने लोग जो है वो रोज़गार है और कितने जो है बेरोज़गार हैं. इससे पता चल जाता है इस वेबसाइट से इनकी किसी भी मुल्क की. फिर है प्रोडक्टिविटी बाय सेक्टर, कितनी प्रोडक्टिविटी है सेक्टर का है. फिर एजुकेशनल प्रोफाइल ऑफ द लेबर फोर्स, यानी एजुकेशन लेबर फोर्स की हमारी कितनी जो है उनकी क्या उनकी आमदनी है. फिर है एम्प्लॉयज़ एंड अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड कितने उनमें से, अनएम्प्लॉयड कितने. फिर है पर्सन पावर सप्लाई, कितनी पावर सप्लाई उनमें हो रही है. फिर है इकोनॉमिक बेसिस आइडेंटिफाइड फॉर कंस्ट्रेन इन द प्लान, और आइडेंटिफाई कितनी कंस्ट्रेन इसके हिसाब से हमने प्लान में रखनी है. देखिए फिर हमने ये सोशल, नंबर 5 पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं सोशल कल्चर फीचर्स. ये क्या है? सोशल कल्चर फीचर्स हाईलाइटेड इन द प्लान इफ़ एनी, अगर, और इन्हें भी हमने हाईलाइट करें अगर सोशली कोई मसला है, कल्चरली कोई फीचर्स हैं और उनको हाईलाइट हम करेंगे तो हम अपने प्लान को अच्छा बना सकते हैं. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं एजुकेशनल. इसमें क्या है? नंबर 1 लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. मॉडर्न एजुकेशन कैसे हमें लैंडमार्क करना है. फिर नंबर 2 में क्या है? लीगल बेस फॉर एजुकेशनल नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव इफ़ एनी एजुकेशनल लॉज आर में एक्सेट्रा, जब लॉज बनते हैं उसके हिसाब से देखना. फिर नंबर 3 पे क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम with appropriate graphical representation of level type and formula of education. हमने इसमें लेवल टाइप भी और रिप्रेजेंट करने जब किसी हम एजुकेशन सिस्टम की हम जब डे बना रहे हो. आगे क्या है? नंबर 4 पे बेसिक एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू नंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनरोलमेंट्स, आउटपुट, ग्रेजुएट्स एंड टीचर्स, प्रेफरेबल इन अ विल
कंस्ट्रक्ट टेबल, यानी कि हमने देखने पूरी स्टैटिस्टिक्स देनी कितने हमारे इंस्टीट्यूट में कितनी एनरोलमेंट हुए, कितने ग्रेजुएट हुए, कितने आए, कितने गए, और कितने टीचर जो है वो प्रोफेशनली साउंड है, उनका भी एक टेबल बना के हमने अपने लिए रखना है, ताकि हमें हमारे पास एक एक क्या नाम है, एक हिस्ट्री, एक रोड मैप हो जब हम आगे अपनी प्लानिंग कर रहे हो। आगे क्या है नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, द नेशनल एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन। नेशनल एक्सपेंडिचर एजुकेशन का क्या, सोर्स बाय लेवल एंड टाइप, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, टोटल एक्सपेंडिचर। इसके लिए सोर्स हमें देखना है कि टाइप क्या हो, गवर्नमेंट के प्राइवेट के इंस्टीट्यूशन के टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने लगने पे देखने, प्रेजेंट उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर है ट्रेंड इन परसेंटेज ऑफ जीएनपी, ट्रेंड क्या है जीएनपी का। फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एनुअल बजट, गवर्नमेंट का एनुअल रेवेन्यू और बजट जो है ये हमें जो इनकी रिपोर्ट चाहिए होती है, ये वेबसाइट पे भी स्टूडेंट्स आपकी आती हैं, या आप अपनी मुल्क की जीडीपी और जीएनपी की देख सकते हैं, तो उससे भी जो है ये आपको जो एक अंदाज़ा हो जाता है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन है इसी से अंदाज़ा लगा के अपनी प्लान बनाता है। यूनिट कंसिस्ट बाय लेवल एंड टाइप, इसी से यूनिट कंसिस्ट बाय लेवल और टाइप, लेवल्स और टाइप्स के बनते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है नंबर 3, ये है विजुअल प्रेजेंटेशंस एंड समरी टेबल्स। ये क्या है, विजुअल प्रेजेंटेशन समरी टेबल्स 3.1, इसमें क्या है, नीड फॉर ग्राफिक एंड टेबल्स। ये इसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़े ग्राफ और टेबल्स की, वो क्या है, in spite of all care and trouble which the educational planner would take to write up a concern plan, documents with detailed information as spelled out about. He has to remember that the most important authority handling the plan would rarely रीड इट, यानी कि सबसे पहले जो चीज़ है एजुकेशन प्लानर के कि वो अपने प्लान का डॉक्यूमेंट बनाए और उसको डिटेल से जो इसकी इन्फॉर्मेशन को स्पेल आउट करें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, और रिमेंबर करें मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी जो कि जिसको उसने हैंडल करने ये सब करने में। आगे क्या है, विद प्रैक्टिस दे हैव डेवलप्ड वेज एंड मीन्स ऑफ पैकिंग अप द मेन ट्रेंड एंड हाईलाइट ऑफ अ प्लान कंसर्न ऑन चार्ट, ग्राफ एंड टेबल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आप चार्ट, ग्राफ और टेबल को बनाएं, उसमें इन सब चीज़ों को अपने जो है प्लानिंग को जो है इसमें हाईलाइट करें। आगे क्या है, द प्लानर्स स्टैंड्स टू बेनिफिट इट इफ़ ही स्प्रिंकल्स हिज डॉक्यूमेंट विद रेलिवेंट विजुअल प्रेजेंटेशन बट नॉट टू मच टू बी कन्फ्यूज। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर विजुअल प्रेजेंटेशन आ जाए और डॉक्यूमेंट से वो ज़्यादा, तो ये बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको कम्प्लेक्स नहीं बना चाहिए कि लोगों को समझ ही ना आए। आगे क्या, देयर आर अ फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लान विच आर वाइटल एंड those busy approving authorities should have their attention drawn to them। यानी कि ये जो अथॉरिटीज़ है उनको इस तरह से प्लान बनाए कि वो लोगों का उसकी तरफ जो है वो अटेंशन जो है, जिन अथॉरिटीज़ ने उसे अप्रूव करना है वो उसकी तरफ जो है खींचे जाए, चले जाए। आगे के आ वेरी इफेक्टिव वे टू द 4 चैप्टर आ सीरीज ऑफ समरी टेबल्स, यानी जो 4 चैप्टर होगा उसमें हम समरी ऑफ टेबल्स को देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स क्या है, ये है नंबर 3.2, ये है एजुकेशनल प्लान एज आ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एजुकेशन प्लान एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, नंबर वो क्या है, दो implied in the list of content and also in the series of summary table, one very important aspect of plan has to be underscored। ये क्या है, the plan is ultimately a financial statement। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से इसको प्लान को बनाया जाता है। The most vital information which an educational plan contains pertain to, इसमें क्या नंबर 1, the total financial outlay which the authorities are prepared to allocate to educational development over the plan period। उसके हिसाब से फाइनेंशियल टोटल हमें फाइनेंशियल प्लान बनाना है, ये प्रॉपर एलोकेशन की अथॉरिटी को एलोकेट करने के लिए कि एजुकेशन डेवलपमेंट जो है वो पीरियड के हिसाब से होती रहे। आगे के नंबर 2 पे apportionment of the total overlays to various levels are and types of education related to technical and sporting services में technical और sporting services भी provide की जाए।
डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे यहाँ वेरियस लेवल्स लिखा है। आगे नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल आउटलेज टू वेरियस लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टू टेक्निकल एंड स्पोर्टिंग सर्विस, यानी कि टेक्निकल और स्पोर्टिंग सर्विसेज के हिसाब से भी आपका जो है आउटले तैयार होना चाहिए वेरियस लेवल्स पे। तो ये भी प्लानिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स 3.3 आता है, इसमें क्या आता है गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है, इन सम कंट्रीज द प्लान डॉक्यूमेंट्स proceeds to discuss how the targets of the plan are to be achieved. Such guidelines would identify the requirement of new laws, यानी कि जो न्यू लॉज होते हैं और डिफरेंट कुछ मुल्कों में जो न्यू लॉज होते हैं उनको अचीव करने के लिए जो है नए टारगेट्स को जो है प्लान किया जाता है उन्हें अचीव करें, जिसके अंदर जिसके तहत आपको गाइडलाइन दी जाती है कि आने वाले दिनों में क्या न्यू लॉज आने वाले हैं, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग बनाते हैं और अपनी टारगेट को जो है अचीव करने के लिए। आगे क्या न्यू ऑर्गेनाइजेशंस रेफर्स रिफॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, यानी कि उसमें न्यू ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, उनको बनाने के रिफॉर्म्स तब्दीलियाँ आ सकती हैं एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोसीजर्स को देखते हुए। आगे वी हैव लेफ्ट इट एज ऑप्शनल, हम इसे ऑप्शनल भी रख सकते हैं। इट वुड बी क्वाइट अप्रोप्रिएट फॉर अ प्लान डॉक्यूमेंट टू इनकॉर्पोरेट यूजफुल हिंट्स फॉर मैनेजिंग द इम्प्लीमेंटेशन particularly when legislative and organizational change are faintly outlined, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशनल की डॉक्यूमेंट्स हमने प्लान करनी है उनको क्या करना है, हमने भूलना नहीं, लेफ्ट बिहाइंड नहीं करना और उसको अप्रोप्रिएट रखना है और उसको और हमें जो है हिंट्स मिलते हैं बहुत सारे अपने मैनेजर्स को कि इम्प्लीमेंट जिससे हम उन्हें करवा सकते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन लेजिस्लेटिव और ऑर्गेनाइजेशन के जब चेंज होते हैं आउटलाइन जो है इसकी फैसिलिटी जब इसका जो है बनाया जाता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज भी कर सकें और प्लान भी अच्छी तरह कर सकें। तो इसी तरह से जो है हम अपनी जो है इसकी गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है 8617 हमारे कोर्स कोड का बीएड का। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। अल्लाह हाफिज़ मेरे से, और मुझे दुआ में याद रखिएगा।